वेलकम बैक टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सब चीज़ें लिखी गई हैं, इसके मुताबिक हमारी जो राइट्स हैं वो कौन कौन सी राइट्स हैं, वो हमने सब राइट्स को लगभग हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, यानी कि यहाँ तक का हमारा वीडियोस जो है पिछले 2 वीडियोस उनमें हम कवर कर चुके हैं पोर्शन। तो अब आगे हम चल रहे हैं आज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे। नाउ व्हाट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम्ड और हाउ मेनी प्रोविजंस आर मेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स, इफ दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, देन देयर रिमेन्स नो मीनिंग ऑफ सच फ्रीडम और राइट। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, चलिए आपको बहुत सारी फ्रीडम्स दिए गए हैं, बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया प्रॉपर्ली। अब देखिए सरकार की तरफ से बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती हैं समय समय पे, भाई गरीबों के लिए ये किया जाए, गरीबों के लिए वो किया जाए, लेकिन वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे। तो क्या उसका कोई मतलब है, कोई मीनिंग है उस फ्रीडम का या राइट का? नहीं, उस चीज़ का आपके लिए हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं रहेगा अनटिल अनलेस उसको प्रॉपर्ली अप्लाई न किया जाए तब तक। तो इसी कारण से therefore a provision has been made in the constitution for the implementation of these rights, and under it a writ in the Supreme Court can be made for the violation of the fundamental rights। अब ऐसा ही प्रोविजन, ऐसे ही प्रावधान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है कि अगर ये राइट्स जो हैं, हमारी जो आज़ादियाँ, हमारे जो अधिकार हैं, अगर इन अधिकारों का वायलेशन किया जाए, क्या किया जाए? वायलेशन, यानी कि इनका कहीं पर तोड़ा जाए इनको, या इनका शोषण किया जाए, तो ऐसे में हम कहाँ जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, रिट मतलब होता है याचिका, मतलब रिटन कंप्लेंट, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी फंडामेंटल राइट्स के हनन के विरोध में, इनके वायलेशन के विरोध में हम केस फाइल कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, जो कि देश का एपिक्स कोर्ट है, यानी कि सबसे ऊंचा कोर्ट है। तो ये हमको राइट दी गई है, देखिए किसके अंतर्गत? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत। दिस राइट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस राइट को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। एंड फॉर दिस if the court finds it necessary then it give orders, instructions और decree। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके ऊपर अपना डिसीजन दे सकता है। The apex court is vested with the powers given by the constitution। हमारे एपेक्स कोर्ट है, यानी कि एपेक्स कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च कोर्ट जो भारत के अंदर है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी हैं, यानी कि सरकार के ऊपर भी नियंत्रण अगर पाना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर भी नियंत्रण लगा सकता है, लगाम लगा सकता है। नोबडी कैन अपोज इट। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई अपोज नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है किसके विरोध में? किसी स्टेट के विरोध में, कि भाई ये स्टेट हमारी किसी राइट को वायलेट कर रही है, किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, तो स्टेट के खिलाफ, यानी कि सरकार के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन दे सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार से भी पावरफुल बताया गया है यहाँ पर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बात करें तो उन्होंने इस राइट को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विच राइट इज कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इसका आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। The Parliament can hand over the powers of giving such an order to any of the court। पार्लियामेंट जो है वो ऑर्डर दे सकती है। The Parliament can hand over the powers of giving such an order to any of the court, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर कभी ऐसा कुछ लॉ पास किया जाता है जो कि हमारी राइट्स को वायलेट करता है, यानी कि जिससे हमारी राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको स्टॉप कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है, इसको रोक सकता है। Thus this right provides an opportunity to any of the citizens to approach court for the violation of the fundamental right। तो इस तरीके से ये जो कोर्ट है वो हमें अधिकार देता है, यानी कि राइट जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमको अधिकार देती है कि अगर हमारी राइट का कहीं भी वायलेशन हो तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम कोर्ट में जा सकते हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन। तो हम लोगों को राइट्स कौन देता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दी हैं। दीज राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये जो राइट्स हमको दी गई हैं ये हर जगह पर दी गई, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो भले वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हर जगह पर ये राइट्स हमारी वैलिड हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल इट्स सिटीजन्स एट ऑल द टाइम्स बट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये जो राइट्स हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स, ये हर समय पे हमारे साथ हैं, यानी कि हर जगह पर ये अप्लाई होती है, यानी कि इनको हर समय आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इनको सस्पेंड किया जा सकता है कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अगर देश के अंदर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में हमारी राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए इनको खारिज किया जा सकता है। नो स्टेट कैन फॉर्म एनी लॉ विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस सिटीजन्स। कोई भी स्टेट है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन से छीन ले। तो हमने पढ़ा अब तक हमारी कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारी फंडामेंटल राइट्स हमको मिली हैं, तो उसी प्रकार से हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं देश के प्रति। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके घर के पास में आपकी सोसाइटी में गार्डन तैयार किया गया है, जो कि एक पब्लिक गार्डन है जहाँ पे सोसाइटी के सब लोग आके वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, झूले हैं वहाँ पर, बच्चे खेल सकते हैं। अब ये वहाँ पर खेलने से आप किसी भी उस सोसाइटी के व्यक्ति को नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो सोसाइटी का एक कॉमन गार्डन है। तो सब समझो कि वहाँ पर आप सब लोग, आप सोचो कि आप अकेले खेलोगे और बाकी लोग नहीं आएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यानी कि वहाँ पर खेलने का, घूमने फिरने का, बैठने का, उस गार्डन को एंजॉय करने का अधिकार किसको है? उस सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को है, यानी कि वो उनकी राइट हुई। लेकिन दूसरी तरफ उसकी प्रोटेक्शन, उसकी केयर करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी ड्यूटी में आता है। अगर आप वहाँ खेलने के बाद झूलों को तोड़ दोगे, घास फूस जो पौधे लगे हैं उनको तोड़ दोगे, बेंचेस लगे हैं जो बैठने के लिए उनको तोड़ दोगे, नुकसान पहुँचाओगे उनको, तो क्या वो चीज़ आपके लिए दोबारा काम आ पाएगी? नहीं, आप उसको नुकसान पहुँचा रहे हो। तो ऐसे में उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी देखभाल करना, ये भी हमारी ड्यूटी में आता है। तो इसी को ड्यूटी कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारत के लोगों को राइट के साथ साथ ड्यूटीज़ भी हमें दी गई हैं ताकि हम अपनी ड्यूटीज़ को संभाल पाएँ, उनको कर पाएँ। अब देश ने हमें इतने सारे अधिकार दिए हैं, तो इस कारण से राष्ट्र के प्रति हमारी ड्यूटी भी बनती है, जैसे कि देश की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को और सॉवरेनिटी को हम बनाए रखें, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जिस प्रकार देश हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, इतनी सारी राइट्स हमको दी गई, तो देश के प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो देश की एकता, अखंडता और सर्वोच्चता को बनाए रखना, देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से माहौल बनाए रखना, सिक्योरिटी मेंटेन करना एंड इवन द कम्युनल हार्मनी, यानी कि जो दंगे वगैरह देश में होते रहते हैं समय समय पर, जो कौमी दंगे, वो सब चीज़ें ना हो, देश को सर्वोच्च अपने लिए रखना, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और ये हमारी ड्यूटी में भी आता है। अब ड्यूटी के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, फर्स्ट हम रीड करते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, सबसे ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशन को रखें, उसकी रिस्पेक्ट करें और नेशनल फ्लैग और देश के जो भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जैसे कि नेशनल एम्बलम हो गया, नेशनल एंथम हो गया, इन सब चीज़ों की हम इज्जत करें। दैट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी। नेक्स्ट इज टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired our national struggle for freedom। तो जो आइडियाज़, जो कार्य हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने, जो हमारे क्रांतिकारियों ने जो देश को आज़ाद करवाने के लिए जो भी कुर्बानियाँ दी हैं, जो आइडियाज़ उन्होंने हमारे सामने रखे हैं, उनको फॉलो करना, उनको मानना, ये नोबल आइडियाज़ हैं क्योंकि ये देश के हित में थे, इसीलिए उन चीज़ों को हमें फॉलो करना और उससे इंस्पायर होना ताकि हम देश के लिए और भी ज़्यादा कुछ कर सकें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, अखंडता और सर्वोच्चता को बनाए रखना, ये भी हमारी ड्यूटी में आता है। यानी कि ऐसा कोई कार्य न करना जिससे हमारे देश का नाम नीचा हो देश विदेश में। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, देश को डिफेंड करना, यानी कि दुनिया की कोई भी ताकत जब भारत की तरफ नज़र उठा के देखे, जैसे अभी सिचुएशन काफ़ी बिगड़ती जा रही है, जैसे हम देखते हैं कि चाइना के साथ हमारा तकरार बढ़ता जा रहा है, तो हमें देश को प्रोटेक्ट करना। आपने देखा था ना कुछ समय पहले जो कुछ सैनिक हमारे जो पहाड़ों पर लड़ते हुए, लद्दाख साइड में लड़ते हुए, हाथों से लड़ाई करते हुए वो शहीद हो गए थे वहाँ पर। तो वो जज्बा होता है देश के जवानों के अंदर लड़ने का, देश को प्रोटेक्ट करने का, कि जब हमारे देश की बात आती है
तो देश हमारे लिए सबसे ऊपर है और उसके लिए हम कुछ भी कर गुजर जाएंगे। तो देश को प्रोटेक्ट करना, किसी भी स्थिति में, किसी भी आपदा से, किसी भी विदेशी ताकत से प्रोटेक्ट करना, और नेशनल सर्विस, अगर ज़रूरत पड़े तो हमें नेशनल सर्विस, यानी कि अगर हमें अंत में बंदूक उठाकर बॉर्डर पर जाकर भी लड़ना पड़े तो हमें इसके लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए, या किसी भी सर्विस को, अगर हमें देश के लिए कोई भी सर्विस करने का मौका मिल रहा है या ज़रूरत है देश को, तो उसमें हमें देश के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। अब भारत देश के अंदर रहकर हमें एकता और भाईचारे का प्रमाण देते हुए भारत को सबसे आगे बढ़ाने के लिए हमें एकता से मिलजुल कर काम करना होगा। अब भारत के अंदर जो भाईचारे की भावना, देखिए भारत एक विविधताओं से भरा देश है, यानी कि अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम एक दूसरे के साथ कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ते रहेंगे तो विदेशी लोग, विदेशी ताकतें इसका फ़ायदा उठाएंगी, जैसे कि अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल रूल किया है उसी प्रकार। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें भाईचारे को और ज़्यादा बनाकर रखना होगा। हमें धार्मिक तौर पे, भाषा के आधार पर या रीजन के आधार पर, कि मैं गुजराती, में मराठी, ऐसी विविधताओं को साइड में रख के हमें इंडियननेस की भावना से अपने आप को भरना होगा। और ऐसी कोई भी काम में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं की जो उनकी स्वयं निर्भरता है उसको ठेस पहुंचाए। हम ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। भारत का हेरिटेज कितना रिच है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं। देशों विदेशों में भारत के कल्चर की धाक जमी हुई है। इससे रिलेटेड आप 10th स्टैंडर्ड में आते ही, जो आप अगली क्लास में आएंगे, तो पहले जो 7 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, जो सोशल साइंस में, वो 7 के 7 चैप्टर हमारे हेरिटेज से रिलेटेड हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करवाएंगे। और उनको पढ़ के आप जानेंगे कि भारत का इतिहास, भारत का कल्चर जो है कितना रिच है। तो भारत के रिच कल्चर को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये भी हमारी ड्यूटी में आता है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, यानी कि भारत का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, इन सबको प्रोटेक्ट करना, इनको नुकसान ना पहुँचाना, क्योंकि ये भी तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आगे, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि हमें इस प्रकार के कार्य करना, जिसकी साइंटिफिक टेम्पर बताया गया, यानी कि साइंटिफिक क्षेत्र में ऐसी ऐसी खोजें करना जो देश का नाम रोशन कर सकें, मानवता को बढ़ावा देना, और देश के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स हो सकें, यानी कि भारत को और एक बेहतर देश बनाने के लिए, देश विदेश में और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए, भारत को एक और सुंदर और एक महान देश बनाने के लिए कार्य करना। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, यानी कि प्रोटेक्ट करना। जो भी प्रॉपर्टी है, जो देश हमें दे रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब हम बसों में सफ़र करते हैं, ट्रेनों में सफ़र करते हैं, तो हम देखते हैं कि सीटें फटी होती हैं। नई बस होगी, 4 दिन वो नहीं रहती है, 5वें दिन उसके शीशे टूट जाते हैं। बसों के अंदर लोग खरोच के पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं, सीटों को फाड़ दिया जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये भारत को शर्मसार करने वाली हैं। तो जब कोई विदेशी नागरिक उस बस से सफ़र करेगा तो वो क्या इमेज हमारी लेकर अपने देश में जाएगा? वो कहेगा कि भारत में चलने वाली बसों की ये हालत है, ये ट्रेनों की ये हालत है, जगह जगह बीड़ी पान थूक कर लोग ख़राब कर देते हैं चीज़ों को, पब्लिक प्रॉपर्टी को। तो ये सब चीज़ें हमारे देश को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को संभालना और वायलेंस को, यानी कि लड़ाई झगड़ा, जो हिंसा है, उसको पूर्ण तरीके से त्यागना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये हमारी ड्यूटी भी है। अगला है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हाई लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। और भारत को हमेशा के लिए, हमेशा से ही हर एक स्फीयर मतलब हर एक फील्ड में, भले वो मेडिकल फील्ड हो, साइंटिफिक फील्ड हो, टेक्निकल फील्ड हो, या फिर वो, यानी कि हर एक व्यक्ति जो नीचे से लेके ऊपर तक, भले वो छोटे से छोटा कारीगर है भारत में रहने वाला, भले एक छोटा मजदूर है, या फिर देश के प्रधानमंत्री या सबसे ऊंची पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति है, इन सबको एक ही इनका जो कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल यानी कि उनका अकेले भी यही एफर्ट होना चाहिए, और कलेक्टिव भी एक ही उनका मोटिव होना चाहिए, देश को हर एक फील्ड में आगे बढ़ाना, उस मुकाम तक लेकर जाना जहाँ पर दुनिया में भारत का डंका और ज़्यादा बजे। Who is a parent and or guardian to provide opportunities for education to his child, or so, or as the case may be, barred between the age of 6 or 14 years। पेरेंट्स या गार्जियंस के बारे में बताया गया है, यानी कि जो
अभिभावक हैं, आपके माँ बाप हैं या जो आपके अभिभावक हैं, उनको हर एक बच्चे को जो कि 6 से 14 साल की उम्र का है उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बराबर रूप से प्रोवाइड करवाना, ये हमारी राइट भी है और ड्यूटी भी है। देखिए एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पढ़ा था हमने, तो ये हमारी राइट में भी आता है और ड्यूटी में भी आता है कि हम हर एक बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे देश के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे भाई। तो अनपढ़ बच्चे देश को क्या भविष्य देंगे? तो देश को आगे बढ़ाने के लिए इसको एक ड्यूटी में भी शामिल किया गया है और हमारी राइट में। 6 जनवरी को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे के रूप में मनाते हैं भारत के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डे कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। ऑफ ऑल दिस ड्यूटीज सम ड्यूटीज़ आर बैक्ड बाय लॉ। इनमें से कुछ ड्यूटीज़ जो हैं जो कानूनी तौर पे भी उसको बैकअप मिला गया। द पर्सन वायलेटिंग इट कैन बी सेंटेंस्ड। अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं करता है, यानी कि जो ड्यूटीज़ हैं जो लॉ के नज़रिए में, लॉ की नज़र में भी रखी गई हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उन ड्यूटीज़ को तोड़ता है, यानी कि उसको भंग करता है, तो उसको जेल भी हो सकती है। जैसे कि अ टीचर शुड ऑल्सो मेक एफर्ट टू द स्टूडेंट टू फॉलो द ड्यूटीज एंड दे बिकम अवेयर एंड कॉन्शियस। अब टीचर्स की भी ड्यूटी है कि वो बच्चों को उनकी ड्यूटीज़ याद दिलाते रहें, ड्यूटीज से अवगत करवाएं और उनको फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। It is a duty and responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated like। अब एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत के सिटीज़न होने के नाते भारत की जो सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं, जो ऐसे कुछ कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं जो हमारे समाज को शर्मसार कर रहे हैं, उनसे हमें समाज को छुटकारा दिलाना। जैसे कि अनटचेबिलिटी, आज भी काफ़ी जगहों पर हमें देखने को मिलता है छुआछूत का भेद, कि ये अछूत है, उसके साथ हम नहीं बैठेंगे, उसके साथ ये नहीं करेंगे, वो कर, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अनटचेबिलिटी हो गई। ड्रेजरी यानी कि कठोर श्रम की बात की जाए, बहुत हार्ड वर्क जो करवाया जाता है लोगों से। फिर चाइल्ड लेबर की बात हो गई। फिर वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, डॉरी यानी कि जो आप जानते हैं ना दहेज प्रथा होती है, वो फीमेल फिटिसाइड यानी कि बच्चों को लड़की का जन्म होता है, होते ही उसको मार दिया जाता है। इल कस्टम्स यानी कि जो ऐसी खराब रीति रिवाज, हमारे सुपरस्टिशन जो हमारे अंधविश्वास हैं, वो सब चीज़ों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत जो है वो देश दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दीज ड्यूटीज़ आर डायरेक्टिव इन कन्वेइंग अस दैट व्हाट अ सेंसिबल एंड अवेयर सिटीजन मस्ट डू। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं, ड्यूटीज़ जो हैं ये हमको बताती हैं कि एक अवेयर सिटीजन को क्या करना चाहिए। If citizens propagate the importance of and utilization of fundamental duties, then future citizens develop the feeling of national responsibility, international brotherhood, just and exploitation-free society। अगर हम बात करें आज के लोग, यानी कि आज के सिटीजन, यानी कि मैं और आप जो हैं, हम अगर अपनी ड्यूटीज़ को इंपॉर्टेंस देंगे और इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे, तो आने वाली जो सिटीजन यानी कि फ्यूचर सिटीजन, जो आपके बच्चे होंगे या आगे कमिंग जनरेशन जो हैं, उनके अंदर देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी जागेगी, इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भावना जागेगी, और हम एक ऐसी सोसाइटी का गठन कर पाएंगे जो कि जस्ट यानी कि न्यायपूर्ण और बहुत ही सुलझी हुई एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी होगी हमारी। तो ये था हमारा ड्यूटीज़ के रिलेटेड चैप्टर, और हम आगे चल रहे हैं अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर। Directive principles of the state have been incorporated in the chapter 4 of the Constitution. The objective of the directive principles of state policy is to guide the present and future central and state governments in the policy making in various policy related fields. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि आपको शब्दों से पता लग गया, डायरेक्टिव मतलब जो आपको डायरेक्शन देता है, जो गाइड करता है, प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, पॉलिसी मतलब जो आप अलग अलग पॉलिसीज़ बनाते हैं, अलग अलग ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि गाइड करते हैं हमको। किस बारे में गाइड करते हैं? हमारी प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन को, फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि जब वो पॉलिसीज़ बनाते हैं अलग अलग फील्ड्स में, तो वो पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाए ताकि देश का और सिटीजन्स का भला हो सके। तो उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए हैं। दिस प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव। The state is not bound to fulfill them, but it's the moral responsibility of the state to keep these principles in the center for framing any policy। अब स्टेट जो है वो बाउंड यानी कि बाधित नहीं है कि कंपलसरी इनको फॉलो करना ही है इन पॉलिसीज़ को, लेकिन स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इनको ध्यान में रखकर ही पॉलिसीज बनाए। The main objective of this principle is to see that any political, social and economic जस्टिस शुड बी अवेलेबल टू ऑल। अब इन ऑब्जेक्टिव, इन प्रिंसिपल्स का, इन सिद्धांतों का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? वो ये है कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सब लोगों को समान रूप से मिले और एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो।
फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ द स्टेट द प्रिंसिपल सर्व एज गाइडलाइन। तो प्रिंसिपल जो है ये गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये प्रिंसिपल सिर्फ गाइडेंस, जैसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप 10 लोगों को पूछिए, लेकिन आप करिए अपनी मर्जी की। तो 10 लोगों से सलाह लेने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको किसी की सलाह माननी होगी। 10 लोगों से सलाह लेने का मतलब है कि आप सलाह ले रहे हो, लेकिन मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। उसी प्रकार से जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ये भी बाधित नहीं है, सरकार की भी इनको माना ही जाए, यानी कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इनको फॉलो किया ही जाए। जस्ट दे आर द गाइडलाइंस, ये सिर्फ गाइडलाइंस की तरह ही काम करते हैं। These fundamental principles don't provide any legal support or legal right, then also the framing and administering the laws of the states, these are fundamental। अब इनके लिए कोई लॉ नहीं है, भाई कानूनी तौर पे कोई ज़रूरी नहीं है कि भी सरकार को ये फॉलो करना ही है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं राज्य को, देश को चलाने में। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो कहते हैं टू रूल द रिजाइम दिस प्रिंसिपल आर द फाउंडेशन, कि अगर आप देश पे यानी कि रूल करना चाहते हैं, यानी कि एक प्रॉपर रूल आप स्टेब्लिश करना चाहते हैं देश के अंदर, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये उसकी फाउंडेशन है, उसका बेस है। इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से भारत के अंदर एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश की गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के बिना अधूरी है, उसको हम पूरा नहीं मान पाएंगे विदाउट these democracies। The Indian Constitution has included directive principles of state policy in the 4 sections of amendment। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी, इनको इंक्लूड किया है 4 सेक्शंस के 4 सेक्शंस जो कि अमेंडमेंट मतलब होता है बदलाव करना, जो कि बदलाव किए जाते हैं ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समय समय पर, उसके अंदर इसको शामिल किया गया था। काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू क्रिएट, किस प्रकार का देश हमको बनाना है, किस तरह की हमको सोसाइटी बनानी है, और किस तरह का मतलब हमें समाज चाहिए, ये सब चीज़ें हमें किससे पता लगती हैं? डायरेक्टिव पॉलिसी से। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एक्चुअली डायरेक्शंस गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अडॉप्ट सच पॉलिसीज दैट वुड हेल्प टू एस्टेब्लिश एंड अनबायस्ड सोसाइटी इन आवर कंट्री। तो हमने देखा अब तक कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं दे आर जस्ट द डायरेक्शंस। ये क्या हैं? ये सिर्फ डायरेक्शंस हैं जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दी जाती हैं, डायरेक्शन, ताकि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा सकें कि हमारा जो समाज है वो अनबायस्ड, यानी कि अनबायस्ड सोसाइटी का गठन हो सके। अनबायस्ड मतलब जिसमें बिल्कुल भी भेदभाव ना हो, सब लोग समान। द प्राइमरी एम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज़ टू एस्टेब्लिश अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब इन प्रिंसिपल्स का जो मेन एम है वो ये है कि एक ऐसा सोशल सिस्टम बनाया जा सके जो कि सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस पे बेस्ड हो, यानी कि सबको हर तरीके से जस्टिस मिल सके। इस प्रकार से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स काम करते हैं। These principles are about the implementation of the objectives and ideals present in the preamble. These principles are not included in the Constitution of India. These principles don't serve legal rights or legal backing or legal utilization for proper administration of the state. These principles are channelized. These principles incorporate such rights as are required for the overall development of mankind. तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं, लेकिन इनके लिए कोई लीगल राइट्स भी नहीं है, यानी कि लीगली भी आप इनको फॉलो करवा नहीं सकते हैं कि कोर्ट में जाकर भी आप नहीं फॉलो करें, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है कि इनको द्वारा एक प्रॉपर गाइडेंस देना, एक रास्ता दिखाना, एक राह दिखाना जिसके ऊपर चलकर सरकार ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो कि मैनकाइंड की डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा सहायक सिद्ध हों। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इनको जो बांटा गया है अलग अलग सेक्शन में, उसमें हम पढ़ेंगे पहला सेक्शन दैट इज प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर गिवन बिलो। अब इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए जैसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमंग ऑल द क्लासेस। अब जितने भी अलग अलग लोग भारत में रहते हैं, हर एक क्लास को वेल्थ यानी कि पैसा जो है वो और रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, तभी इक्वालिटी आएगी ना समाज में। एसेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप ऑफ सेक्शन, यानी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को
यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ग को कोई भी चीज़ें, यानी कि एसेट्स, यानी कि सामान, चीज़ें जो भी हैं, प्रोडक्शन के साधन हो गए, ऐसी चीज़ें सब एक ही ग्रुप को नहीं देनी चाहिए, ये सबको समान रूप से सब में बंटनी चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जितना काम कोई कर रहा है उतना ही काम दूसरा कर रहा है, तो दोनों को इक्वल पे होना चाहिए, भले वो महिला है या पुरुष है, दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। देन गुड हेल्थ फॉर लेबरर्स, जो मजदूर हैं उनके लिए अच्छी हेल्थ का प्रावधान भी होना चाहिए, उनको अच्छी हेल्थ का भी अधिकार है, और भले वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, अगर वो अनहाइजीनिक प्लेसेस पे काम कर रहे हैं तो वो गलत है, तो उनको भी एक अच्छा माहौल मिल सके, ये भी इसके अंदर आता है। देन स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बाय लेबर, यानी कि लेबरर्स जो मजदूर रहते हैं वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अगर एडमिनिस्टर करना चाहते हैं तो ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे कारखाने लगाए जाएं जिनको चलाने वाले खुद लेबरर्स हों, उसके मालिक भी लेबरर्स हों और उसके वर्कर्स भी लेबरर्स हों, यानी कि दोनों ही चीज़ें जो हैं उसका देख रेख और उसको चलाने का जो कार्य है वो सब कुछ वर्कर्स के द्वारा किया जा सके। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, यंगस्टर्स को प्रोटेक्ट करना एक्सप्लॉयटेशन से, एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटीरियल अबंडनमेंट एंड टू लिव हेल्दी, यानी कि एक हेल्दी लाइफ जी सकें, वो एक डिग्निफाइड एनवायरनमेंट, यानी कि एक इज्जत भरा जीवन जी पाएँ, इसके लिए उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी प्रिंसिपल्स हमको बताए। अगर बच्चे देखो, यंगस्टर्स जो हैं, खासकर यंगस्टर्स यानी कि बच्चे जो हैं, ये अगर प्रॉपरली नहीं, उनको अगर अच्छा रास्ता नहीं दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा समाज हमारा पिछड़ जाएगा। रिलीफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब महिलाएं बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं उस समय उनको रिलीफ देना, उनको लीव देना, जिसको मैटरनिटी लीव कहते हैं, वो देना चाहिए। फिर इसके अलावा वर्कर का इंश्योरेंस, बोनस, मैटरनिटी लीव, ग्रेच्युटी, ये सब चीज़ें उनकी लीगल राइट्स में आती हैं, यानी कि उनको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ऑल्दो जैसे मैंने बताया कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री, अब एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, इन चीज़ों के ऊपर लोगों को मतलब जागरूक करना और इन सब चीज़ों को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे लेके जाना, यानी कि आज भी खेती अगर पुराने तरीके से होगी तो हम डेवलप कब होंगे, अगर एनिमल हस्बेंड्री पुराने तरीके से होगी तो डेवलप कब होंगे, तो इन सब चीज़ों को साइंटिफिक तौर पे मॉडर्नाइजेशन, इसका मॉडर्नाइजेशन करना। एंड टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, गाय को मारना जो है, गाय को जो कत्ल किया जाता है वो बंद करना, क्योंकि ये हमारे लिए मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल है, यानी कि हमें दूध देती है, ये सिर्फ कुछ और मतलब इनसे हमें बहुत फ़ायदा है। देखिए गाय जो है, गौ माता हम कहते हैं, इनसे हमें दूध मिलता है, तो हमको क्यों इनको मारना है भाई, तो इस तरीके से हम इनको ना मारें। और जैसे कि डोंकीज़ हो गए, बुलॉक्स हो गए, काउस हैं, इन सब के मारे जाने पे हमें रोक लगानी चाहिए। अब देखिए फिर भी ऐसा होता है देश के अंदर, तो होने का मतलब ये नहीं है कि ये इसके ऊपर कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए जगह जगह पर काम किया जा रहा है। इक्वल लीगल राइट्स टू ऑल, सबको इक्वल लीगल राइट्स होने चाहिए। स्टेट जो है वो फ्री लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको फ्री में वकील मिलते हैं, उनको फ्री लीगल सर्विसेज भी दी जाती हैं, यानी कि वो लोग बिना पैसे खर्च किए वकील हायर कर सकते हैं। या फिर आप जानते हैं आजकल तो बहुत सारी हेल्पलाइंस खुल गई हैं, जहाँ पर किसान जो है, किसान हेल्पलाइन होगी जैसे, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई हैं जहाँ पर किसान और हमारे जो बाकी लोग हैं वो बात करके, फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं बिना किसी पेमेंट के। आगे हमारा प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए, SC/ST की बात करें या फिर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक राइट जो है वो सबको दी जानी चाहिए, यानी कि ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं इनको भी हम शिक्षित करेंगे तभी ये बाकी समाज के वर्गों के साथ मिलेंगे। दे शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉयटेशन, इनको सोशल एक्सप्लॉयटेशन इनका हो रहा है, अगर सामाजिक तौर पे शोषण हो रहा है या फिर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारे प्रिंसिपल्स में बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि कानून जो है वो सब लोगों के लिए समान हो, ये देश में लागू किया गया है और हर एक व्यक्ति जो भी भारत में रहता है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है। स्टेप शुड बी टेकन फॉर सोशल जस्टिस इन मैटर्स ऑफ मैरिज, जैसे मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, जुवेनाइल, एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें जो हैं इनके लिए सबको सामाजिक जस्टिस यानी कि सबको न्याय मिलना चाहिए, ये भी पॉलिसी में आता है। द स्टेट शुड मेक प्रोविजंस फॉर द सपोर्ट एंड एजुकेशन इन मैटर्स, जैसे कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो गया, ओल्ड एज हो गया, इलनेस, ओल्ड एज इलनेस है, बुढ़ापे में जब बीमार हो जाता आदमी वो, इनऑस्पिशियस सिचुएशंस एंड पॉवर्टी, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन मैटर्स के अंदर भी सपोर्ट करने के लिए सरकार ने प्रोविजंस प्रिंसिपल्स में लिखा गया है, लेकिन उसको मानना ना मानना वो बात की बात है, सरकार के ऊपर आता है कि उसको माना जाए कि ना माना जाए।
प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़, पंचायती राज जो कि हर एक स्टेट में होना चाहिए, जिसके लिए एक प्रॉपर लीडरशिप, फिर ऑफिसर्स उसमें सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर फाइनेंशियल एड भी सरकार के द्वारा दिया जाए, कि फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है सरकार के द्वारा। तो ये सब किया जाता है ताकि जो गांव तक सब कुछ पहुंच सके। द स्टेट शुड सेपरेट इट सर्विसेज फ्रॉम कॉर्पोरेट माइंडेडनेस एंड इट शुड बी लिबर्टी दैट जजेस कैन बी इम्पार्शियल। तो स्टेट जो है यानी कि कॉर्पोरेट माइंडेड, यानी कि एक व्यक्ति का रूल, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ग जो है, ग्रुप है, वो किसी हमारे देश पे यानी कि पर्टिकुलर चीज़ों पे राज करे या फिर उसका दबदबा हो, वो चीज़ों को छोड़कर जो देश के जजेस हैं वो इम्पार्शियल तरीके से, बिना किसी डर के, हिम्मत से ऐसी जजमेंट दे सकें जो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हों, किसी भी डर के बिना। द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस बनाई जानी चाहिए, सिक्योरिटी और फेयर रिलेशन, देश के दूसरे देशों के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉज को भी हम फॉलो करें। प्रिंसिपल रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिसी, अब इसके मुताबिक 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, ये 2009 में ये बिल पास किया गया, जिसके मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना लागू किया गया है। इसके अलावा अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, आर्टिफैक्ट, मॉन्यूमेंट, यानी कि हमारा जो कल्चर है, जो ऐसी प्राचीन चीज़ें जो कि हमारे पास आज भी हैं, जिसमें मॉन्यूमेंट्स आते हैं, इन सब चीज़ों को बचाना, और डिस्टॉर्शन, रॉबरी, ट्रांजिशनिंग, डिस्पोजल एंड डिटेरियोरेशन, इन सब चीज़ों से समाज को छुटकारा दिलाना और हमारे कल्चर और हिस्टोरिकल प्लेसेस को बचाना, ये हमारी प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। देन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो पब्लिक वेलनेस, यानी कि जो लोग हैं सबको एक हाइजीन, एक अच्छा एटमोसफियर मिले, साफ़ सुथरा एटमोसफियर मिले और सबको अच्छा खाना मिले, हेल्दी खाना मिले, ये भी जिम्मेदारी है स्टेट की। प्रोहिबिशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि बहुत नुकसान करती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि नुकसान करते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि नुकसान करती हैं, इनको बैन किया जाए ताकि लोगों की हेल्थ ख़राब ना हो। लेकिन कहाँ की जाती है बैन, आप देखिए कोई भी बैन ऐसा नहीं किया जाता है, किया भी जाता है तो ये मेडिकल स्टोर वाले ब्लैक में, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं इस चीज़ों की। टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, thereby taking care of the forest and vegetation should be the policy of the state। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, अलग अलग अमेंडमेंट्स लाना समय समय पर, ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सकें, ये भी इसमें आता है। देन हाइजीनिक एनवायरनमेंट, अब हाइजीनिक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए। लेबरर्स को भी, जो लेबर होते हैं बेचारे काम करते हैं, उनको भी साफ़ सुथरा एटमोसफियर मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ पे चारों तरफ गंदगी होती है, जब उनको लीजर यानी कि फ्री टाइम मिलता है तो उनका भी कल्चरल सोशल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट मिल सके ताकि उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रह सके। यानी कि उनको अगर थोड़ा एंटरटेन किया जाएगा तो और ज़्यादा खुश रहेंगे और उनका मेंटल स्टेट है और अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे जो ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ काम करते हैं। हमने यहाँ पर 3-4 टॉपिक्स पढ़े इससे रिलेटेड, देखिए 5 टॉपिक पढ़े प्रिंसिपल्स के। तो ये 5 टॉपिक्स में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये सब हमें ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ रास्ता दिखाते हैं और एक ऐसी सोसाइटी का गठन करने में मदद करते हैं जो कि सब लोगों के लिए समान हो, सब लोगों को समान न्याय मिले और सब लोग खुशी से वहाँ पर रहें। यानी कि एक सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट की तरह यहाँ पर काम किया जाता है। सब लोगों को फंडामेंटल राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं वो सब बराबर रूप से परफॉर्म करनी चाहिए और एक ऐसे समाज का गठन करना चाहिए जो कि सब लोगों के लिए रहने के लिए एक स्वर्ग समान जगह हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चैप्टर जो है इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म की गई, उसके फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।